बीरेन जी, ये देश बड़ा भावुक है और बड़ा संवेदनशील है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता हो तो देश एक टाइम खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नेता 100% ईमानदार है, खुद भी भूखा है। अब स्थिति ये कि हम तो अंजीर का जूस पिएंगे, किसका? मौसम्मी के नहीं, हम तो अंजीर का जूस पिएंगे, तुम सब लोग राष्ट्र के लिए कुर्बानी दो। 1100 रुपए के सिलेंडर क्यों नहीं खरीद सकते? ये कौन सी बात हुई? 125 रुपया पेट्रोल नहीं भरा सकते क्या? फालतू बात करते हो, जाओ। और ज्यादा हो तो ऑयल बॉन्ड की कॉपी गूगल से ले लो एक और उसको लटका घूमो। आदमी देख रहा नेताजी के यहां जलवा जलाल मचा हुआ है, इंद्र की सभा लगी है? और नेताजी हमसे कह रहे कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। भट्ट साहब देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में किसी भी दल के नेता के में इतना साहस नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था के मामले में जो असली सच्चाई है वो जनता के सामने रखे। सारे दल इसमें जो है डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं, इसमें मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है। ठीक बात है। अब 1991 से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रोसेस चल रही है। आज 32 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस कहती है ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। भाई, प्राइवेटाइजेशन का फैसला 1991 में हुआ था, नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ, मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ और इस सरकार में भी हो रहा है। एयर इंडिया के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा था, भारत सरकार ने उसकी 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की लोन लायबिलिटी अपने ऊपर ली, उस लोन को अदा किया। और टाटा ने भी 14,000 करोड़ रुपए की लोन लायबिलिटी अपने ऊपर ली, तब जाके पिंड छूटा। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन उस पर भी लोगों ने छुटपुट कमेंट किए, खुल के कमेंट नहीं किए। 2 साल की कोरोना की महामारी ने, आप सोचिए, 20, 21 और 21-22 की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो जीरो हो गई। आपकी कमाई अगर 31 मार्च 2020 को अगर 100 रुपए थी तो वो घट के 50 रुपए रह गई। अभी वो 100 रुपए नहीं हो पाई है। संकट ये है। और जब कोरोना से हम उबर रहे थे तो यूक्रेन का वॉर आ गया। यूक्रेन के वॉर से हमारा फायदा ये हुआ है कि जो हमारा गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 21-2200 रुपए है, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान अपने दरवाजे 3000 रुपए क्विंटल पे गेहूं बेच रहा है। आज इंडिया जो है 2 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है। और आज के दिन दिल्ली में इजिप्ट का डेलीगेशन आया हुआ है 70 लाख टन गेहूं लेने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हर जो खराब है, असली समस्या है ग्लोबल सप्लाई चेन जो कोरोना के चलते खत्म हो गए, सब टूट गई थी, डिसरप्ट हो गई थी। अब जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, 70% ये हमारा यूक्रेन से आता है, वो आना बंद हो गया। तो अब सूरजमुखी तेल जो है ये खाद्य तेल है, इसके दाम बढ़ेंगे। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन जब एक बार टूट जाते हैं तो उसको बहाल होने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक बात भट्ट साहब। मैं असल में ये तो बड़े कठिन विषय है, इतना तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। भट्ट साहब तो विद्वान आदमी है, लेकिन मेरे तो मैं तो बुनियादी, ठीक है भट्ट साहब, आएंगे दोबारा आपके पास। बीजेपी को बोलनी चाहिए कुछ बुनियादी प्रॉब्लम है, ठीक है भट्ट साहब, के पास जादू की छड़ी नहीं है मामले को हल कर देने की। बुनियादी समस्याएं जो मेरी निगाह में आती है ना जावेद अहमद साहब, वो ये है जिनसे मुझे कोफ्त होती है, और मुझे कोफ्त नहीं, इस देश के ननकू और रज्जाक दोनों को बहुत कोफ्त होती है। क्या कोई IAS IPS अधिकारी ऐसा है जिसका कोरोना में कोई स्तर गिरा हो 1 इंच? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी का ठीक ठाक नेता ऐसा है जो गरीब हो गया हो कोरोना में? नहीं ना। तो आदमी ये तो सोचेगा कि ये सारा दुर्भाग्य मेरे ही खाते में लिख दिया गया क्या, कि मेरे बच्चे भूखों मर जाएं। और नेताजी वैसे जहाज में पकड़ रहे हैं जैसे टेम्पू नहीं पकड़ सकता ननकू और रज्जाक। और दुनिया बता रही है कि ग्लोबल क्राइसिस है, चुप रहो, बोलो नहीं। आपके लिए कोई क्राइसिस नहीं, आप फुल मौज ले रहे हैं। जावेद अहमद, ये सवाल जनता करती है, बड़े लोगों तक पहुंच नहीं पाती, वो अलग बात है, लेकिन नीचे ये सवाल है चर्चा में, जेरे बहस है ये मसला। जावेद अहमद, बिल्कुल है, और ये रहना भी चाहिए, जनता को सवाल करना भी चाहिए।
अभी भट्ट जी जो बता रहे थे कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस के नाम पर या यूक्रेन के नाम पर इस तरीके से कितने अवसर आए हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर भी रही है। इससे भी हम आप इनकार नहीं कर सकते। जब आर्थिक नीतियों के जानकार नहीं हैं तो स्थितियां इसी तरीके से उत्पन्न होंगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा संविधान, हमारी डेमोक्रेसी हमको वेलफेयर स्टेट के लिए कहती है, और ये वेलफेयर स्टेट क्या है? जनता का कल्याण। टैक्स तो वो रिक्शा चालक भी दे रहा है, वो मजदूर भी दे रहा है, जो आटा खरीद रहा है, जो तेल खरीद रहा है, जो पेट्रोल खरीद रहा है, टैक्स वो भी दे रहा है। कभी कभी अर्थशास्त्री बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का इतना बड़ा अंतर है। इन अंतरों को अगर आपने पहले से नहीं भापा था तो ये स्थितियां क्यों हैं? सोने की चिड़िया के इस देश को आपने महंगाई और बेरोजगारी का एक घोंसला बनाकर रख दिया है। हर तरफ आग लगी हुई है। जनता को राहत कौन देगा? इस जनता का, इस देश का संरक्षक कौन है? सरकार है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में कदम बढ़ाए। ये आंकड़े न दिए जाएं। चुनाव का समय होगा तो ये ऑयल कंपनीज पूरी तरीके से खामोश बैठ जाती हैं। मतगणना हुई और इनके लॉकडाउन हट जाएगा। वही सवाल है, वही जनता पूछती है। ठीक है, आएंगे मैं कंचन जी के पास चलूंगा। भरमाया नहीं जा सकता। अभी रुकना होगा, मैं कंचन जी के पास। कंचन जी, एक सवाल मेरा सुन लीजिए, फिर अपनी बात भी कहिएगा। एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जब भी महंगाई की बात आती है तो एक तर्क ये भी दिया जाता है, और इस पर मेरी एक बार अरुण जेटली जी से बड़ी लंबी बहस हुई थी। जितनी मुझे बुद्धि है उतने से मैं उस बुद्धि के आधार पर उनसे बहस किया था। उन्होंने कहा कि देखो यार अमिताभ जी, इतना बड़ा देश है और कितने लोग टैक्स देते हैं। तो मैंने कहा निकालो कागज पेन, मैंने जोड़ के बताना शुरू किया। इतने बच्चे हैं, ये टैक्स नहीं दे सकते। इतने लोग 60 साल से ऊपर हो गए, वर्किंग क्लास से बाहर हो गए, ये कहां से टैक्स लाएंगे? इतने किसान हैं टैक्स फ्री हैं, और इतने वो हैं जो राशन ले रहे। बचते कितने हैं ये तो बताओ जो टैक्स दें, उन्हीं से में से परसेंटेज निकालेंगे हम। आप बता ऐसा देते हैं कि 150 करोड़ की आबादी और टैक्स इतने ही लोग दे रहे। तब हम ये याद नहीं रखते कि 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग तो वो हैं जिनको राशन भी देना पड़ रहा है। जीवित नहीं, वो जीवित नहीं रह सकते। कंचन द्विवेदी जी, पहले तो अमिताभ जी ये बात की है ना कि आप किसी भी प्रकार से बहुत नॉर्मल स्थिति में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं भट्ट साहब की बात को थोड़ा सा लेकर के चलूं कि हम महामारी के होने के बाद, वैश्विक महामारी के होने के बाद दुनिया जिससे गुजर रही है, हम उसके होने के बाद अब जाकर के फिर एक दूसरे युद्ध में, जो एक विश्व का युद्ध होने जैसा ही है, माने कि यूक्रेन या रूस के बारे में मैं बात करूं तो वो युद्ध के बारे में हम जा रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल साधारण नहीं है। हमारे जावेद साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है इन लोगों को। तो आपको, अगर आपकी पार्टी को ज्यादा ज्ञान है, तो आपको उस समय की बात क्यों याद नहीं आती है जिस समय आप ना तो आप में देखिए, मैं सर बोलूं इसके बाद आप बोलिएगा, जिस समय ना तो जो देश के विद्वान और अर्थशास्त्री भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के अंदर से आवाज आई है। कंचन जी, मैंने आपको सुना और मुझे जवाब देने की आवश्यकता है। मेरी बात सुनिए। आप जिस समय पर शासन कर रहे होते हैं उस समय ना यूक्रेन का युद्ध चल रहा होता है, ना कोरोना जैसी महामारी, और आप किसी भी प्रकार की महामारी से गुजरते नहीं है, और उस समय आप 5 से 6 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास अर्थव्यवस्था की या फिर अर्थशास्त्रियों की कमी होगी, जो आपको ये बात बिल्कुल भी आज याद नहीं आ रही होगी। और योगी सरकार को आप इसलिए धोखा दे रहे हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास महामारी जैसी चीजों को गुजर करके वो आए हैं। इसके बाद फिर आज जाकर के एक युद्ध होने जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में एक स्थिति जो व्याप्त हुई है ना इस समय, आदरणीय मोदी जी के शासन में, मोदी जी के कार्य, ठीक है कंचन जी, ठीक है। मैं एक सवाल सुधा मिश्रा से भी ले लूं। सुधा जी, मैं तो सारी पंचों की सारी बात मानने को तैयार हूं, कहीं अड़ी नहीं रहा। मुझे एक इतनी से सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। कलेक्टर के कमरे में जो फूल लगते हैं सुबह में लगना बंद हो गए वैश्विक महामारी में। देश गरीब हो गया ना। कप्तान साहब के हो जो बुके दिया जाता बंद हो गया। 5 राज्यों में भी चुनाव होके चुका, कितने लाखों मतलब करोड़ों रुपए के तो बुके बट गए, और करोड़ों के भी और बटेंगे।
अब क्या बुके 10-20-50 रुपए मारा ना। और जो मंत्री बना उसके यहाँ 200-400 वाला बुके लेके जाओगे तो एंट्री भी नहीं होगी, पुलिस डंडे आएगी अलग से। वो तो विदेशी फूल वाला चाहिए, 1500, 1000-2000 वाला। और ननकुओं को हम ये कैसे समझा पाए कि बेटा चुप रहो, गरीब देश संकट से गुजर रहा है। सुधा मिश्रा, मैं ये समझना चाह रहा हूं आप विद्वानों से। बिल्कुल, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। मैं इसे बात करने वाली थी कि अगर मान लीजिए हमें मालूम था कि वैश्विक महंगाई जो चल रही है, जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारे देश में खर्चे होने वाले हैं, उसके लिए पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा, गैस के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार का उससे घर चलता है। अगर ऐसा था तो अमिताभ जी आपको बेहतर पता होगा 2017 में जब इन लोगों का शपथ समारोह हुआ था, उसमें 1.81 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जांच के आदेश दिए गए थे। तो आप सोच लीजिए कि इस बार कितना खर्च हुआ होगा। अगर ये था कि महंगाई बढ़नी है, इतना पेट्रोल का, अरे वो खर्चे कम कर दिए होते, ना बढ़ाते पैसे, कुछ दिन तो रुक जाता। लेकिन नहीं, ये इनकी जो दोहरी मानसिकता है, जब ये मंचों पे होते हैं। सुधा मिश्रा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत विचित्र व्यक्ति हूँ। एक मिनट रुको। राहुल गांधी का नाश्ता करने का अंदाज भी नहीं बदला, प्रियंका जी का जीवन शैली भी नहीं बदली, अमिताभ जी, करपात्री जी महाराज कोई नहीं हो, बात करते न देवरा बाबा हो, सबका जलवा जलाल वही है।